हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में जो था, आपके सिलेबस में आपको स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक भी पढ़ना है। ये एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स मैथ्स ही है, बट ये अलग ही एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, मैथ्स से अलग। तो ये मैथ्स तो होता है, बट स्टैटिस्टिक्स अलग ही अपना एक एग्जिस्टेंस रखता है आप लाइफ में। तो आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब पढ़ना क्या है आपको? आपके सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ना है आपको। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? अब हाइपोथेसिस का मतलब यदि मैं आपसे पूछती हूँ तो आप सबसे पहले एक हिंदी में उसका मतलब बताएंगे कि परिकल्पना है। ठीक है, तो हाँ, एक्चुअल मीनिंग भी इसका यही है। हम जो एजम्पशन करते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए, अब यहाँ लिखा है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है ना, तो कोई भी एक एजम्पशन होता है जिसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि वो सही है या नहीं है, हमारा एजम्पशन जो था वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किसा करते हैं? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आपके पास में जैसे आप लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने किस बेस पे किया है? क्योंकि वो सैद्धांतिक है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, वो सभी चीजें प्रूव हो चुकी हैं। उन सभी चीजों का प्रैक्टिकल करते हैं आप लोग। अभी जो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स में करते हैं वो सारे तो प्रूव हो चुके हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो डाउटफुल हैं, जैसे यदि न्यूटन्स लॉ बना है, न्यूटन्स ने गति के नियम दिए, तो उसने कुछ डेटास लिए होंगे, कुछ सिचुएशंस देखी होंगी, मतलब सैंपल्स लिए होंगे ना उसने कुछ, तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद उसने एक रिजल्ट निकाला। ठीक है, उसने उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया। तो इसी तरीके से जैसे हम कोई भी टेस्ट करते हैं, जैसे आप भी एक इंजीनियर हो, आपको आगे बहुत सारी चीजें करनी है, आपको भी बहुत सारे इन्वेंशन करने हैं, तो आप किसी बेस पे ही उसका इन्वेंशन कर पाओगे। जैसे मान लिया जाए कि मार्केट में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक नया ड्रग लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो वो उसकी थियरी तैयार करती है। उसके लिए वो क्या करती है, सैंपल्स, मतलब जो कंट्री में अपने या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अपने सैंपल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो क्या करती है, उसके टेस्ट, मतलब समझ लो कि ऑब्जर्वेशन करती है। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो उस सोचती है कि उसका मैं लॉन्च आगे भी करते रहूं या नहीं करूं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वो किस बेस पे करेगा? ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी कुछ बेस होना चाहिए। तो वो अपनी पुरानी जो मेडिसिन रहती है, ठीक है, पुरानी मेडिसिन से वो उसको कंपेयर करता है। अब वो देखता है कि पुरानी मेडिसिन में क्या रिजल्ट आ रहा था, उसमें कितने % रिजल्ट्स आ रहे थे, तो क्या नए मेडिसिन से भी उतने ही % रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो उसका क्राइटेरिया तय कर लेता है कि उससे इतने % रिजल्ट आ रहे थे, तो क्या इससे भी उतने % रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यही टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है। वो मान के चलता है कि ये जो नया मेडिसिन है वो भी तो उसी, मतलब उतने % तो देगा ही रिजल्ट। ठीक है, उससे ज्यादा तो मतलब उसका एक समझ लो कि ब्लाइंड हाइपोथेसिस ये है कि उतना, मतलब रिजल्ट उससे ज्यादा देगा, और एक अल्टरनेटिव लेके चल रहा है कि उससे ज्यादा नहीं दिया तो उतना तो देगा ही। ठीक है, जितना पुरानी मेडिसिन का रिजल्ट था उतना परफॉर्मेंस तो वो भी देगा। ठीक, उससे ज्यादा नहीं देगा तो उतना तो देगा, मतलब वो दो थ्योरी लेके चलता है। चलिए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हमको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ना है। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जैसे मैंने बोला, दो थ्योरी वो लेके चलता है हाइपोथेसिस का, तो यहाँ भी वो दो थ्योरी लेके चलेगा। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? आपको देखो, फर्स्ट थ्योरी कहलाती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्यों कहलाती है नल हाइपोथेसिस?
और उसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस इसलिए नल हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको फार्मासिस्ट का एक एग्जांपल दिया, उसमें कहा कि उसने पुरानी मेडिसिन के बेस पे नई मेडिसिन मतलब पुरानी मेडिसिन को ड्रॉप करने का सोचा है और नई मेडिसिन लॉन्च कर रहा है वो। तो उसने क्या किया है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए एक थियरी तैयार की है कि यदि वो मतलब उससे ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है, तो यदि वो पिछली बार वाला 20% परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, तो उसने सोचा है कि ये मेडिसिन 30% या उससे एबो 20% से एबो ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जो वो ये जो लेके चल रहा है वो क्या होगी, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको HP या HA से आप शो कर सकते हैं, H1 भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस ये है कि उसने सोचा है कि वो जो मेडिसिन है वो जो पुरानी मेडिसिन थी उसकी जितनी तो परफॉर्मेंस देगी, ये है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये लेके चलता है कि उससे ज्यादा परफॉर्मेंस भी दे, ठीक। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है, किसी चीज के बेस पे कंपेयर करना, ठीक है, मतलब पुराने किसी टेस्ट के बेस पे हम लोग उसका रिजल्ट तय करते हैं, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक, कि वो उतना परफॉर्मेंस तो देगा ही देगा, ठीक है। अब हमको एक अल्टरनेटिव भी लेके चलना रहता है कि यदि ये थियरी फेल हो गई तो हम क्या करेंगे, मतलब हम जो दूसरा हाइपोथेसिस सोच के रखा है हमने जो भी, तो वो उसको, ठीक है, वो उस पे कैरी करेगा, उसको कैरी करेगा। तो यदि मेडिसिन ने उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसका मतलब है कि सेकंड थियरी क्या है हमारी, कैरी होती है, ठीक। अब टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस यही है, सिंपल सी चीज है, हाइपोथेसिस है, एजम्पशन करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। एजम्पशन में एक एजम्पशन होगा जो वो पुराने टेस्ट के बेस पे होगा, जो कि नल हाइपोथेसिस कहलाएगा, और एक एजम्पशन आपको सेकेंड एजम्पशन करना ही नहीं है। जैसे कि हम लोग यस और नो में आंसर देते हैं, तो नल हाइपोथेसिस का मतलब यस है, और यदि यस नहीं आया, नो आया, तो नो का मतलब क्या है, वह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा है, ठीक। सिंपल सा एक लाइन में ये चीज समझ में आ जाती है। अब हम इससे जुड़े कुछ, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं जो हमेशा यूज होते हैं। तो पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर स्टडीज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। कुछ ग्रुप्स या आंकड़े आप बोल सकते हैं, कुछ डेटास बोल सकते हैं जिसके अंडर पे स्टडी करते हैं हम लोग, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन का मतलब ही नहीं, जनसंख्या भी होती है पॉपुलेशन का मतलब, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ डेटा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ डेटास है हमारे पास या कुछ टेस्ट है हमारे पास जिसके बेस पे हम लोग उसका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस निकाल रहे हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए वो होती है पॉपुलेशन, जिसके लिए भी कर रहे हैं। अब दूसरा वर्ड आता है सैंपल, जो इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। अब मान लिया जाए कि समझ लीजिए एक समुद्र नहीं बोलते, हाँ, आपको जो जमीन होती है, ठीक है, खेत होते हैं, तो खेत की जो मिट्टी है उसका एनालाइज करना है आपको, खेत की मिट्टी का। तो हम लोग खेत तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, 1 एकड़ का 2 एकड़ का की जमीन हो सकती है, उससे भी बड़ी हो सकती है जमीन। तो हम लोग क्या करते हैं, हर ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हर 100 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग देखेंगे, मिट्टी का सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से 50 एकड़ की जमीन है तो 50 सैंपल आपके पास हो जाएंगे, 50 से 60 सैंपल आपके पास हो जाएंगे। तो वैसा ही है कि सैंपल्स, ठीक है, यदि आप किसी चीज पे टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया सैंपल साइज,
द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सैंपल इज कॉल्ड द सैंपल साइज। ठीक, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे सैंपल्स में वो क्या कहलाएंगे, सैंपल साइज कहलाएंगे। ठीक, अब पैरामीटर, अब किसी भी चीज का टेस्ट करने के लिए एक पैरामीटर तय होना जरूरी है। ठीक है, मतलब पैरामीटर मतलब समझ लो कि आपके जैसे कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो कुछ चीजों में पैरामीटर तय रहता है, हर चीज का एक पैरामीटर होता है। ठीक, तो आपको मतलब जो कॉलेज आवर्स हैं उसमें मतलब स्टडी आवर्स जो है, आपकी क्लास आवर्स जो हैं, उसके बाद ही आपको कॉलेज से बाहर जाना है, ये यहाँ का पैरामीटर है। ठीक है, उससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते, और यदि आपको जाना है तो आपको अपने एचओडी से, अपने एडवाइजर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैरामीटर तय करता है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी जब हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, हम किसी सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक पैरामीटर तय करते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या है? The standard deviation of sampling distribution of a statistics is known as its standard error. ठीक है, the standard deviation of sampling, ठीक, distribution of a statistics is known, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड एरर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 12th में स्टैटिस्टिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप लोग ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा और मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। इसी जो सैंपल और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को एक बहुत सिंपल शब्दों में मैं समझा देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग किसी भी चीज के लिए एक पैरामीटर तय करते हैं, है ना, तो टेस्ट के लिए भी इतने सारे सैंपल हैं, तो सैंपल के लिए भी तो पैरामीटर तय करना पड़ेगा ना, आपकी वो मतलब इतने परसेंट समझ लीजिए कि जैसे पानी का हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं, हम लोग उसकी पीएच वैल्यू टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पीएच वैल्यू 7 से कम, 7 से ज्यादा है, ठीक, 7 है तो उदासीन है वो, तो 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारी है। इस तरीके से उसका पैरामीटर तय है, मतलब 7 उसका पैरामीटर है। उसी तरीके से टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में भी उसका पैरामीटर है। यहाँ टेस्ट किस बेस पे होता है? एक 5% लेवल पे होता है और एक 1% लेवल पे होता है। हमेशा आपको यही देगा। यदि आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का लेवल जो देगा वो 5% या 1% लेवल ही देगा हमेशा। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? एक पैरामीटर होता है किसी भी टेस्ट का, जिसके बेस पे ही सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है। तो ये रहा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब जो बाकी है आपके लिए ये, ठीक है, इनकी थ्योरी, ये जो थ्योरीज आपने देखी, यदि उन थ्योरीज के लिए आपको कहीं और से भी अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं, अच्छे मैटर्स मिलते हैं, तो आप उनसे आप उसको प्रिफर करेंगे। मैं ये नहीं बोलती कि ये आपके लिए सफिशिएंट है, इतना डेटा आपके लिए सफिशिएंट है, इतना मैं नहीं कहूंगी। तो आप लोग को जहां से भी मटेरियल मिलता है आप लोग ले लीजिए, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप बुक में सर्च कर सकते हैं, सारी जगह से आपको जहां से भी सर्च करना है। लेकिन आपको जब लगे कि हाँ इतना डेटा सफिशिएंट है, इतना जो थ्योरी यहाँ नोट्स है वो सफिशिएंट है, तभी आप उसको ओके कीजिएगा। और आप लोग एक बार मुझे डिस्कस भी कीजिएगा यदि आप कोई नया नोट्स वगैरह लेके आते हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है लार्ज सैंपल थ्योरी। ठीक है, लार्ज सैंपल थ्योरी क्या है? द सिंपल साइज n इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, इट इज नोन एज लार्ज सैंपल। फॉर लार्ज सैंपल, देखो सैंपल साइज हमने पढ़ा था, अभी सैंपल साइज की बात की थी हम लोगों ने। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही क्या होता है? सैंपल साइज कहलाता है। ठीक है,
जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, सॉरी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहेंगे उसे हम लोग सैंपल साइज कहते हैं। ठीक, एक तरीका और बता देती हूँ। जैसे मान लिया जाए जब हम लोग किसी एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो टेबल को हम लोग नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये सही है। अब उसमें जितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो वो किस में डिवाइड होता है, m क्रॉस n में डिवाइड होता है। तो वो जो n है, ठीक है, वो क्या है आपका सैंपल साइज कहलाता है। यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, एक टेबल जो m क्रॉस n में डिवाइड होता है उसमें जो n की वैल्यू होती है वो क्या है, नंबर ऑफ साइज है यहाँ। ठीक है, चलिए ठीक है, ये एग्जांपल में भी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है इसमें, यदि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज सैंपल बोलते हैं। ठीक, फॉर लार्ज सैंपल्स द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स आर नॉर्मल। ठीक, लार्ज सैंपल्स के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, नॉर्मल। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जेड टेस्ट प्रीफर करते हैं। लार्ज सैंपल्स थ्योरी के हम लोग जेड टेस्ट को फॉलो करते हैं। ठीक, अ स्टडी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स फॉर लार्ज सैंपल इज नोन एज लार्ज सैंपल थ्योरी। ठीक, स्मॉल सैंपल थ्योरी में आते हैं। इफ द सैंपल साइज n इज लेस देन 30, ठीक, यदि वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 है तो वो क्या कहलाएगी, लार्ज सैंपल थ्योरी कहलाएगी। लेकिन जब n की वैल्यू लेस देन 30 है तो वो स्मॉल सैंपल थ्योरी कहलाती है। ठीक, और स्मॉल सैंपल थ्योरी के लिए हम लोग टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट को फॉलो करते हैं। ठीक, लार्ज सैंपल के लिए हम लोग जेड टेस्ट फॉलो करते हैं और स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट एंड टी स्टूडेंट टेस्ट फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। थ्योरीज में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आगे की वीडियोस में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।